आज बात की पीएच स्केल। पीएच स्केल का चित्र, पीएच स्केल का चित्र। पहले चित्र बनाइए पीएच स्केल का, तो या तो इस रूप बना दो या चाहे इस रूप में बना दो, किसी भी रूप में बना दो। ये पीएच स्केल का चित्र होता है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और ये 0, ये 7 8 9 10 11 12 13 और 14 तक की रीडिंग होती है। 1 से लेकर 14 तक की रीडिंग होती है। यहाँ से इस तरह की होती है पेज की, 1 से लेकर 14 तक रीडिंग लिखी होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 तक क्या होता है? 1 से लेकर 7 तक, 1 से लेकर 7 तक अम्लीय और 7 से 14 तक क्षारीय। 7 दोनों में आ गए, तो ये 7 दोनों में आता है। इसको हम लिखेंगे, अगर किसी विलेय का पीएच का मान 1 से लेकर पीएच का 7 से लेकर यहाँ से लेकर 7 तक, 7 से कम से कम 6, किसी विलेय के पीएच का मान अगर 7 से कम है, अगर किसी विलेय के पीएच का मान 7 से कम है तो वो होगा अम्लीय, तो वो अम्लीय होगा। यानी 1 से लेकर 6 तक 7 से कम, 7 से कम है तो वो विलेय होगा अम्लीय प्रकृति का है, जो पदार्थ अम्लीय है। अगर किसी विलेय को नापेंगे पीएच में और पीएच का मान 7 से कम आता है उसका, जैसे 4 आ रहा है, किसी का 6 आ रहा है, किसी का 2 आ रहा है, किसी का 1 आ रहा है, तो ये सारे के सारे विलेय अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अगर किसी विलेय के पीएच का मान, अगर किसी विलेय के पीएच का मान 7 से अधिक है, 7 से ज्यादा 8 9 10 11 12 13 14 कितने भी इनमें से अगर 7 से ज्यादा है तो वो होगा आपका क्षारीय प्रकृति का, वो विलेय होगा आपका क्षारीय प्रकृति का। अगर 7 से ज्यादा क्षारीय प्रकृति, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके बीच में जो भी विलेय होगा वो अम्लीय होता है, और यहाँ से यहाँ तक इनके बीच जो भी होगा वो होता है क्षारीय, और ये दोनों में आ गया तो ये होता है उदासीन, ये उदासीन होता है। तो किसी विलेय के पीएच का मान अगर 7 से कम है तो अम्लीय प्रकृति का होगा, अगर 7 से ज्यादा है तो क्षारीय प्रकृति का होगा। किसी विलेय के पीएच का मान अगर 7 है तो उदासीन होगा। इसलिए तो हमने जल की विशेषता ये लिखा था कि शुद्ध जल या अशुद्ध जल के, अशुद्ध जल शुद्ध जल रंगहीन गंधहीन और स्वादहीन होता है। अपने ये भी लिखा था शुद्ध जल उदासीन प्रकृति का होता है, क्योंकि शुद्ध, और फिर ये भी लिखा था अपनी कि शुद्ध जल के पीएच का मान 7 होता है, पीएच का मान 7 होता है, 7 होता है, इसका मतलब उदासीन प्रकृति का होता है, इसलिए वो रंगहीन गंधहीन और स्वादहीन होता है। तो 7 से कम है वो अम्लीय होगा, 7 से ज्यादा वो क्षारीय होगा, और किसी विलेय के पीएच का मान अगर 7 है तो फिर वो उदासीन प्रकृति का होता है। ये 3 प्रश्न यहाँ पर आते हैं। किसी विलेय के पीएच का मान अगर 7 से कम है तो किस प्रकृति का होगा, बता देंगे अम्लीय प्रकृति का। किसी विलेय के पीएच का मान अगर 7 से अधिक है तो किस प्रकृति का होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। किसी विलेय के पीएच का मान अगर 7 ही है तो उदासीन प्रकृति का होगा। ये तो पीएच स्केल है। इसके बाद में हम बात करेंगे कुछ विलेय हैं जिनका पीएच का मान क्या करना है। कुछ विलेय दे रखिए जिसके पीएच का मान क्या करना है। कुछ विलेय, कुछ विलेय के पीएच का मान, कुछ विलेयों के पीएच का मान, कुछ विलेयों के पीएच का मान, कुछ विलेय इसका पीएच का मान, अगर पीएच का मान देख के आपको बता रहा है कि वो विलेय अम्लीय प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति का है। पहला आपका जठरस,
पहला है जठरस, और जठरस के पीएच का मान होता है, जठरस के पीएच का मान होगा 1.2। जठरस के पीएच का मान, और जठरस आज से निकलेगा, तो जठरस के पीएच का मान 1.2 होता है। इसका मतलब 1.2 है, तो प्रश्न देते हैं कि या तो दोनों तरह से प्रश्न या तो इस तरह से प्रश्न आता है कि जठरस के पीएच का मान कितना होता है, तो 1.2, या फिर प्रश्न आता है कि वह विलेन जिसके पीएच मान 1.2 है वो किस प्रकृति का होगा, तो पीएच स्केल पर पेपर में देखा कि जिसके पीएच का मान 7 से कम है, 7 से कम हो आपका होगा किस प्रकृति का, अम्लीय प्रकृति का होगा। तो जठरस के पीएच का मान 1.2, इसका मतलब ये किस प्रकृति का होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। ये अम्लीय प्रकृति का है, ये बता दीजिए, क्योंकि पीएच का मान 1.2 है और अपने 3 प्रश्न लिखे थे पीएच स्केल में, देख लीजिए कि यदि किसी विलेन के पीएच का मान 7 से कम है तो अम्लीय प्रकृति का होगा, यदि किसी विलेन के पीएच का मान 7 से अधिक है तो क्षारीय प्रकृति का होगा, और यदि किसी विलेन के पीएच का मान 7 है तो उदासीन प्रकृति का होगा। तो यहाँ पर जठरस का 1.2 है तो ये होगा अम्लीय प्रकृति का। दूसरा नींबू का रस, नींबू का रस, नींबू का रस, तो नींबू के रस के पीएच का मान होता है 2.2, 2.2, नींबू के रस के पीएच का मान होता है 2.2। इसका मतलब नींबू भी किस प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है, इसलिए तो अपन लिखते हैं नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये पीएच में देख देता होता है कौन सा अम्लीय प्रकृति का है, कौन सा क्षारीय प्रकृति का है। तीसरा शुद्ध जल के पीएच का मान, शुद्ध जल के पीएच का मान, शुद्ध जल के पीएच का मान कितना होता है, 7 होता है। 7 शुद्ध जल के पीएच का मान सिर्फ 7 है, तो इसलिए अपन बता कि शुद्ध जल उदासीन प्रकृति का होता है, न तो अम्लीय होता है, न क्षारीय होता है, रंगहीन और गंधहीन होता है, स्वाद होता है, न तो अम्लीय स्वाद होता है, न क्षारीय स्वाद होता है। नंबर 4 पे हम बताएंगे NaOH के पीएच का मान, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के पीएच का मान, NaOH के पीएच का मान होता है कितना, 14 होता है, 14। इसका मतलब एक क्षारीय प्रकृति होता है, NaOH दुर्बल क्षार है, 14 इसका मान से मतलब दुर्बल क्षार है। फिर आता है मानव मूत्र का पीएच, मानव मूत्र के पीएच का मान कितना होता है, मानव मूत्र का पीएच का मान होता है 7.3 से लेकर 7.5, 7.3 से 7.5, 7.3 से 7.5, इसका मतलब किस श्रेणी में आ गया, ये क्षारीय श्रेणी में आ गया। तो जब मूत्र का संगठन पढ़ेंगे अपन उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत, तो मूत्र की संरचना पढ़ेंगे तो अपन बताएंगे ये क्षारीय प्रकृति का होता है, क्योंकि पीएच का मान 7.3 से 7.5 है, तो 7 से ज्यादा हो गया, 7 से ज्यादा हो गया, इसका मतलब क्षारीय प्रकृति का होता है। तो ये क्षारीय प्रकृति का होगा। यहाँ पर ये बताइए मानव मूत्र क्षारीय प्रकृति का होता है। तब मानव रुधिर का जो रुधिर होता है, मानव रुधिर, मानव रुधिर के पीएच का मान 5.5, 7.5, मानव रुधिर का होगा 7.3 से 7.5, 7.3 से 7.5, तो यह भी किस प्रकार का होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। इसके बाद में टमाटर का रस, टमाटर का रस किस प्रकृति का होता है, पीएच को देखिए बताइए 4 से 4.3, 4 से 4.3, तो टमाटर का रस थोड़ा थोड़ा खट्टा होता है, क्योंकि इसके पीएच का मान 4 से 4.3 होता है, इसका मतलब वो अम्लीय प्रकृति का होता है, इसलिए इसका स्वाद थोड़ा खट्टा होता है और खट्टापन लाने के लिए टमाटर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि पीएच का मान 4 से 4.3 होता है। नंबर आगे होगा आपका 1 मोल HCl का, 1 मोल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है कितना, 0 होगा, यह सबसे ज्यादा अम्लीय प्रकृति का होता है। नंबर अगला जो आपका वह लार का पीएच, मुख से आती है तो लार का पीएच का मान होता है 6.5 से 7.5,
6.5 से 7.5 हल्का अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार का होता है। इसके बाद होता है कॉफी का पीएच। कॉफी का पीएच होता है 4.5 से 5.5, 4.5 से 5.5 ये कॉफी का होता है। तो कॉफी अम्लीय प्रकृति की होती है, क्योंकि कॉफी के पीएच का मान 4.5 से 5.5 होता है, अम्लीय प्रकृति की होती है कॉफी। इसलिए कॉफी 4 से ज्यादा खतरनाक इसलिए बन जाती है क्योंकि ये अम्लीय प्रकृति की होती है। फिर मानव मुख का पीएच का मान होता है आपका 6.5, अम्लीय होता है 6.5। तो ये कुछ मुख्य विलेन होते हैं जिसका पीएच का मान होता है, देख के बता देंगे अम्लीय प्रकृति का है, अम्लीय प्रकृति का है, उदासीन है, क्षारीय प्रकृति का है, अम्लीय क्षारीय दोनों है, क्षारीय है, अम्लीय है, अम्लीय है, अम्लीय क्षारीय दोनों है, अम्लीय है, अम्लीय है। तो इस तरह से देखिए इसका विलयन का पीएच का मान देके अपन बता देंगे कौन सा विलयन किस प्रकृति का होता है। इसके बाद में आगे जो बात आएगी वो बात करेंगे अपन अम्लीय वर्षा की, अम्लीय वर्षा की, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा क्या होती है? जब वर्षा के जल के पीएच का मान, जब वर्षा के जल के पीएच का मान 5.6 से कम होता है, जब वर्षा होती है वर्षा के जल के पीएच का मान 5.6 से कम होता है, 5.6 से कम है, जिसकी रीडिंग पीएच स्केल पर 5.6 आती है वो होता है अम्लीय प्रकृति का, इसलिए इसका नाम अम्लीय वर्षा है। तो जब वर्षा के जल के पीएच का मान 5.6 से कम होता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। वर्षा के जल के पीएच का मान 5.6 से कम होता है उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं, उसको अम्लीय वर्षा बोलेंगे। इस अम्लीय वर्षा के प्रभाव क्या पड़ेंगे, क्या प्रभाव पड़ते हैं अम्लीय वर्षा के? अम्लीय वर्षा मतलब कि वर्षा के जल में अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है तो इसको अम्लीय वर्षा बोलते हैं। वो मात्रा कितनी? 5.6 से कम। इसको देखिए बता दें कि वर्षा वो अम्लीय या क्षारीय है। तो अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ेंगे अम्लीय वर्षा के? अम्लीय वर्षा के कारण जो शुद्ध जल स्रोत होते हैं उनका जल है वो प्रदूषित हो जाता है, क्योंकि जल में अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाती है। तो अम्लीय वर्षा के कारण शुद्ध जल स्रोत उनका पानी है वो प्रदूषित हो जाता है। पहली बात तो ये कि शुद्ध जल जो स्रोत होते हैं उसका जल प्रदूषित हो जाता है। दूसरा होता है अम्लीय वर्षा के कारण जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि पानी में अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो अम्ल की मात्रा ज्यादा तो जीव की रक्षा ज्यादा हो जाएगी। तो अम्लीय वर्षा के कारण जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है। नंबर 3, अम्लीय वर्षा के कारण जलीय जीव और जलीय पौधे मर जाते हैं, जल में जो पौधे होते हैं उसकी मृत्यु हो जाती है। नंबर 4, अम्लीय वर्षा के कारण पेड़ पौधों की वृद्धि रुक जाती है, पेड़ पौधों की वृद्धि नहीं होगी अम्लीय वर्षा के कारण। और नंबर 5, अम्लीय वर्षा के कारण भूमि का विकास नहीं हो पाएगा, जो भूमि होगा पौधों का उसका विकास नहीं हो पाएगा। तो शुद्ध जल स्रोत का जल दूषित हो जाता है इस वर्षा के कारण। अम्लीय वर्षा के कारण जलीय जीव की मृत्यु हो जाती है, अम्लीय वर्षा के कारण जलीय पौधों की मृत्यु हो जाती है, अम्लीय वर्षा के कारण पेड़ पौधों का विकास नहीं होता, वृद्धि हो जाती है, और अम्लीय वर्षा के कारण भूमि का विकास नहीं हो पाता है। ये आपके अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव हैं। तो पीएच स्केल का नामांकित है, कुछ विलेयों के पीएच का मान, अम्लीय वर्षा की परिभाषा और अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव। अब दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक हैं। दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक कौन कौन से यौगिक, क्योंकि पाठ का नाम था दैनिक जीवन में रसायन, तो कौन कौन से यौगिक है जिसका दैनिक जीवन में उपयोग किया जाता है, इसके लिए अपन आज बात करेंगे। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड
होता है इसका साधारण नमक बोलते हैं इसको, साधारण नमक। तो सोडियम क्लोराइड इसको बोलते हैं, इसका सूत्र होता है NaCl और इसका साधारण नाम इसको साधारण नमक के नाम से जाना जाता है, साधारण नमक के नाम से जानते हैं। तो दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक में सबसे पहला यौगिक बनेंगे सोडियम क्लोराइड, जिसका सूत्र NaCl होता है और इसका साधारण नाम होता है साधारण नमक बोलते हैं। इस सोडियम क्लोराइड के गुण क्या होते हैं, पहले इसके गुण बताएंगे अपन, इसके बाद इसका उपयोग बताएंगे, दैनिक जीवन इसका उपयोग कहां-कहां पर होता है। तो पहले अपन सोडियम क्लोराइड के गुण लिखिए, क्या-क्या गुण होते हैं नमक के। पहला गुण लिखिए कि यह साधारणतः ठोस अवस्था में होता है, क्योंकि नमक है वो ठोस अवस्था में होता है। तो अपन बोलते हैं कि ये ठोस पदार्थ होता है, ठोस अवस्था में होता है। तो सोडियम क्लोराइड है वो ठोस अवस्था में होता है और सफेद रंग का होता है, सफेद रंग का होता है, सफेद रंग का होता है, सफेद रंग का होता है और ठोस पदार्थ होता है, क्योंकि नमक ठोस अवस्था में होता है और सफेद रंग का होता है। दूसरा जो गुण बताइए इसका, दूसरा बताइए जल में अत्यधिक विलय होता है, जल में घुल जाता है, जल में अत्यधिक विलय होता है, जल में विलय होता है, जल में विलय होता है। नंबर 3 पर बताइए अपन, ये परबल अम्ल और परबल क्षार का लवण है, परबल अम्ल प्लस परबल क्षार दोनों का लवण होता है, इसलिए उदासीन प्रकृति होता है, क्योंकि अम्ल और क्षार मिलकर के लवण निर्माण करते हैं। तो परबल अम्ल और परबल क्षार दोनों का ये लवण होता है। इसका पीएच का मान 7 होता है, लवण है, इसका लिटमस पत्र के प्रति उदासीन होता है, तो पीएच का मान 7 होता है। उदासीन प्रकृति होता है, लिटमस पत्र के प्रति कोई और नहीं करता है, पीएच का मान 7 होता है। और इसका गलनांक गलनांक उच्च होता है, तो इसका गलनांक क्या होगा, उच्च होता है, गलनांक उच्च होता है, उच्च गलनांक होता है इसका। और वो भी कितना होता है, लगभग 1081 केल्विन होता है, लगभग 181 केल्विन होता है, ये इसका गलनांक होता है। तो ये तो इसके गुण हो गए, ये ठोस होता है, सफेद पदार्थ होता है, सफेद ठोस पदार्थ होता है, जल में अत्यधिक विलय होता है, यह परबल अम्ल और परबल क्षार का लवण होता है, इसके पीएच का मान 7 होता है और इसका गलनांक उच्च होता है, लगभग 1081 केल्विन होता है। ये तो इसके गुण हो गए। अब इसके उपयोग की अपन बात करेंगे, उपयोग इसका क्या क्या होता है। उपयोग का पहला उपयोग, इसका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। पहला है भोजन के रूप में इसका उपयोग करते हैं, नमक का भोजन के रूप में या खाद्य पदार्थ के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा जो होता है इसका आचार के संरक्षण में इसका उपयोग किया जाता है, आचार के संरक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। अगर आचार में नमक नहीं डालेंगे अपन तो आचार है, अगर आचार में नमक नहीं डालेंगे अपन तो आचार वो जल्दी खराब होता है, तो आचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें नमक डाला जाता है। बिना नमक का अचार जल्दी खराब हो जाएगा, तो आचार के संरक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के कच्चे पदार्थ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, विभिन्न प्रकार के कच्चे पदार्थ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के उद्योगों में कच्चे पदार्थ बनाने में और उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। चमड़ा उद्योग में इसका उपयोग होता है, नमक का उद्योग में किया जाता है। और बात हुई थी एक दिन हिमकारी मिश्रण बनाने में, हिमकारी मिश्रण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कल चर्चा की थी, हिमकारी मिश्रण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये इसके उपयोग है। सोडियम क्लोराइड का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है, सोडियम क्लोराइड का उपयोग आचार के संरक्षण में किया जाता है, सोडियम क्लोराइड का उपयोग विभिन्न प्रकार के कच्चे पदार्थ बनाने में किया जाता है, सोडियम क्लोराइड का उपयोग विभिन्न प्रकार के उद्योगों में किया जाता है और सोडियम क्लोराइड का उपयोग हिमकारी मिश्रण बनाने में किया जाता है। ये तो हो गया आपके सोडियम क्लोराइड का। दूसरा जो उपयोगी यौगिक है दैनिक जीवन में
सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH बोलते इसको, ये सूत्र होता है इसका NaOH। और साधारणतः इसको कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। कास्टिक सोडा यही होता है, कास्टिक सोडा इसी को बोलते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सूत्र इसका NaOH और इसे कास्टिक सोडा भी बोला जाता है। ये इसका सादा नाम होता है कास्टिक सोडा। इसके जो गुण होंगे वो क्या क्या होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के गुण क्या क्या होंगे। पहला गुण देखो इसका क्या होता है, ये सफेद चिकना ठोस होता है, सफेद होता है, सफेद छूने पे चिकना लगेगा, चिकना होता है और ठोस होता है। तो सफेद रंग का होता है, चिकना होता है, ठोस होता है। क्योंकि कास्टिक सोडा का कोई समुद्र रंग क्या होता है, समुद्र चिपका होता है, चिकना होता है। जैसे मतलब इसकी प्रकृति वो चिकनी होती है, तो चिकना होता है, ठोस होता है। इसका गलनांक, जो गलनांक होता है इसका गलनांक 591 केल्विन होता है। गलनांक 591 केल्विन होता है। सोडियम क्लोराइड के बजाय इसका गलनांक कम होता है, इसका गलनांक 591 केल्विन होता है। जल में शीघ्र विलय हो जाता है, यह भी गुप्ता जल में विलय होता है, जल में विलय होता है ये। और चौथा जो गुण होता है, इसका विशेषता होती है, ये परबल क्षार होता है, परबल क्षार होता है। तो ये तो इसके गुण हो गए, सफेद होता है, चिकना होता है, ठोस होता है। इसका गलनांक लगभग 571 केल्विन होता है, जल में शीघ्र विलय होता है और एक परबल क्षार होता है ये। इसके बाद इसके जो उपयोग होंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो उपयोग होगा, उपयोग कहां पर इसका उपयोग किया जाता है, क्या उपयोग है इसका दैनिक जीवन में। तो इसका जो पहला उपयोग है वो होगा साबुन व कागज बनाने में। साबुन बनाने में कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। तो साबुन व कागज बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, साबुन और कागज बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा होता है बॉक्साइड, एल्यूमिनियम का ऐसा होता है बॉक्साइड। तो बॉक्साइड के धातु क्रम इसका उपयोग किया जाता है, बॉक्साइड के धातु क्रम इसका उपयोग किया जाता है। बॉक्साइड के धातु, बॉक्साइड का शुद्धिकरण करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम के शोधन में इसका उपयोग किया जाता है, पेट्रोलियम के शोधन में पेट्रोल का जो शुद्धिकरण करते हैं, पेट्रोल शुद्ध किया जाता है तो अन्य उसका उपयोग किया जाता है। तो अपन लिख देंगे पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है। अगला जो उपयोग होगा, वसा व तेलू के निर्माण में इसका उपयोग होता है, वसा व तेलू के निर्माण में इसका उपयोग होता है। ये इसके मुख्य उपयोग होते हैं। साबुन बनाने में, कागज बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, बॉक्साइड के धातु क्रम में इसका उपयोग किया जाता है, पेट्रोलियम के शोधन में इसका उपयोग किया जाता है, वसा और तेलू के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। ये दूसरा, पहला सोडियम क्लोराइड और दूसरा आपका पहला सोडियम क्लोराइड, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तीसरा जो उपयोगी यौगिक है वो विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। तीसरा विरंजक चूर्ण, इसको ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है, सब विरंजक चूर्ण बोल देते हैं। सूत्र होता है इसका CaOCl2, ये सूत्र होता है, ये इसका संरचना सूत्र होता है CaOCl और Cl, ये इसका संरचना सूत्र होता है। तो इसको विरंजक चूर्ण बोलते हैं। ये सूत्र होता है CaOCl2, ये इसका साधारण सूत्र होता है, ये इसका संरचना सूत्र होता है CaOCl, ये संरचना सूत्र होता है। साधारण भाषा में इसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी इसी को जाना जाता है। तो विरंजक चूर्ण इसका नाम, सादा नाम ब्लीचिंग पाउडर, सूत्र इसका CaOCl2 और ये इसका संरचना सूत्र होता है CaO और Cl, ये इसका संरचना सूत्र
होता है विरंजक चूर्ण का, वो होता है वो पीला तीव्र गंध वाला ठोस पदार्थ होता है। रंग कैसा होता है इसका? पीला होता है, तीक्ष्ण गंध वाला होता है और ठोस होता है। तो पीले रंग का होता है, तीक्ष्ण गंध वाला होता है और ठोस पदार्थ होता है। दूसरा जो गुण होता है इसका वो क्या होगा? दूसरा गुण होगा ठंडे जल में विलय होता है, ठंडे जल में विलय होता है, ठंडे जल में घुल जाता है। नंबर 3, तीसरी जो विशेषता होती है, वायु में खुला रखने पर क्लोरीन गैस देता है। वायु जैसे इसको खुला छोड़ देते हैं तो वायु में खुला रखने पर क्लोरीन गैस देता है। जैसे इसको वायु खुला कीजिए तो ये क्लोरीन गैस देगा। ये तनु अम्ल से क्रिया करके क्लोरीन गैस देता है। अम्लों के साथ क्रिया करके, अम्ल के साथ क्रिया करे क्लोरीन गैस देता है। ये अम्लों के साथ क्रिया करके क्लोरीन गैस देगा। अगला जो गुण होगा इसका ये होगा विरंजक चूर्ण से मुक्त क्लोरीन गैस जल में संयोग कर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नवजात प्राणी को ऑक्सीजन देता है और यही ऑक्सीजन विरंजक क्रिया करती है और ऑक्सीकार्य की तरह कार्य करती है। तो ये इसके गुण हो गए सारे। पीले रंग की होती है, तीक्ष्ण गंध वाला होता है, ठोस होता है, ठंडे जल में विलय होता है, वायु में खुला रखने पर क्लोरीन गैस देता है और अम्ल के साथ क्रिया करके क्लोरीन गैस देता है। इसके बाद इस विरंजक चूर्ण का उपयोग कहां पर होता है? परीक्षा में ज्यादा उपयोग ही पूछते नहीं होगी, उनके गुण कम पूछते, उपयोग ज्यादा पूछे जाते हैं। तो उपयोग, पहला इसका उपयोग होता है जल के शुद्धिकरण में। जो पहला वाला उपयोग होता है जल के शुद्धिकरण में, जल का शोधन करने में इसका उपयोग किया जाता है। जल के जो टैंक होते हैं, टंकियां होती है, इसमें ये डालते हैं जो जीवाणुनाशक के रूप में कार्य करते हैं। ये जल को शुद्ध करता है, जीवाणु को मार देता है। तो जल के शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा जो उपयोग होता है वो होता है कीटाणुनाशक के रूप में। कीटाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जल शुद्ध होता है, कीटाणु में जल शुद्ध हो जाएगा तो जल के शुद्धिकरण में और कीटाणुनाशक में। नंबर 3 होता है वसा के विरंजक, वस्तु के विरंजक के रूप में। वस्तु के विरंजक के रूप में, वस्तु का विरंजक के रूप में करता है। लकड़ी के विरंजक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। लकड़ी के विरंजक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और नंबर 5 उसका उपयोग होता है प्रयोगशाला में अभिक्रम के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसके जो मुख्य उपयोग है वो जल के शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है, कीटाणुनाशक में इसका उपयोग किया जाता है, वस्तु के विरंजक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, लकड़ी के विरंजक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है और प्रयोगशाला में अभिक्रम के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। परीक्षा का जो प्रश्न होता है जल के शुद्धिकरण में किसी यौगिक का उपयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण का जो मुख्य उपयोग होता है वो जल के शुद्धिकरण के रूप में ही होता है।